जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन दो ही तरह का होता है। एक क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब घिसावट शुरू हो जाती है तो उस केस में क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब रुका हुआ ऑब्जेक्ट होता है ना, साथ साथ चलेगा, तो उस केस में क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे, आओ देखते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल से समझने जा रहे हैं। जैसे पहले एक फिगर में ड्रा कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि क्या होता है। जैसे कि एक ब्लॉक है और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये M1 और ये M2, और ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ, यानी कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, जीरो। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो इस पे जब आप फोर्स लगाए हो एक F, बट इनके बीच में कुछ फ्रिक्शन फोर्स है। मान लो कि ये म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उस केस में क्या होगा कि अगर इस फोर्स को हम लेके जा रहे हैं, इस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक ऐसे आगे बढ़ेगा, तो साथ साथ ये भी बढ़ेगा। चलो हम ये केस मान के चलते हैं कि साथ में बढ़ रहा है, साथ ही वहीं पे वो रुका हुआ है, ऐसे ऐसे साथ साथ चल रहा है। तो क्या होगा कि यानी कि ये ऑब्जेक्ट को, यानी कि M1 को, ऑब्जेक्ट या ब्लॉक जो भी बोलो, M1, ये जब साथ साथ आगे बढ़ रहा है तो इस पर तो कोई हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि फोर्स तो इस पर अप्लाई है। बट इस पर जो फोर्स है वही है फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, FS। यही है जो इसको लेके साथ साथ जा रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जा रहा है साथ में। सारा केस देखते चलेंगे 1 to 1। तो देखो अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी हम टाइल्स चुरा के ले आए हैं। देखो ये है स्मूथ सरफेस, देखो स्मूथ रहता है ना टाइल्स, इसीलिए तो टाइल्स चुना हूँ। देखो इस पे मैंने रख दिया है ना, और ये तीसरा एक और है, यही है ये सरफेस स्मूथ, सबसे नीचे उसके ऊपर M2 ये है, M1 ये वाला। अब देखो क्या है, हम इसको ऐसे रखते हैं इस पे, है ना, और हम इस पे फोर्स लगाते हैं। ये देखो F1, यही तो F1 लग रहा है। चलो F1 इस पे लगा हुआ है। क्या हो रहा है भाई, इसमें इतना फोर्स है, ये तो साथ साथ जा रहा है ना, यानी कि ये M1, यही M1 साथ साथ जा रहा है ना, यानी कि FS, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसको लेके जाने में सक्षम है, ठीक है ना। एक केस समझ में आ गया कि यहाँ पे तो सरफेस स्मूथ था, यानी कि यहाँ पे तो नहीं फोर्स मान के चला है, नेग्लिजिबल, थोड़ा बहुत होता है, छोड़ो, है ना। अब क्या है, ये किस तरीके से चल रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये तो गलत है ना। हम जब इसको खींच रहे हैं तब ये वाला है ना, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। जब इस पर फोर्स लगा रहे हैं, देखो दो जिसमें एक जान की तरह चल रहे हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हम सेकंड केस, उसके बाद प्रैक्टिकल। देखो अगर मैं कहूँ कि सर ये तो स्मूथ सरफेस हो गया, ये है M2 और इसके ऊपर एक फोर्स, ये ब्लॉक M1, मैं बोलूँ कि इस पे हम लगा के चल रहे हैं फोर्स F, और ये स्मूथ है, इस पे अगर हम F0 लिख दें तो मतलब समझ जाओ स्मूथ सरफेस है। और यहाँ पे कुछ है म्यू, कुछ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी अगर S लिख दोगे तो स्टैटिक है, बट हमें नहीं पता, ठीक है। बट चलो अब यहाँ पे हम एज्यूम करके क्या चल रहे हैं कि ऐसा ये फोर्स हम लगा रहे हैं, इस पर एक फोर्स खींच रहे हैं और इनके बीच का फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन जो घसीट नहीं रहा है, यहाँ से देखो साथ में चल रहा है, तब स्टैटिक फोर्स से ही जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे जब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे भी तो एक फोर्स है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इतना काफ़ी है कि इसको भी घसीट के साथ साथ लेके जा रहा है, यानी ये साथ में चल के जा रहा है। तो क्या होगा कि इस पे जो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्टैटिक, वही तो इनको लेके जाएगा, ठीक है। इसको भी प्रैक्टिकल समझते हैं, वही सेम टाइल्स। हाँ देखो अभी क्या है कि ये है, अभी देखो स्मूथ सरफेस M2 M1, देखो अलग अलग दिखा रहे हैं करके, ठीक। अभी ध्यान से देखो कि ये तो एकदम सरफेस स्मूथ, लेकिन यहाँ पे गिरे ना भाई, नहीं तो टूटेगा, यहीं पे फूटेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक ऐसा सरफेस है, थोड़ा सा फ्रिक्शनल है, खरबुदा है ना, तो यहाँ पे रफ सरफेस, यानी कि ठीक है, खरबुदा मतलब भोजपुरी में, और ऐसे रफ सरफेस CVC में, है ना। तो देखो ये है खरबूजा सरफेस, आई मीन रफ सरफेस, ठीक ना। तो रफ सरफेस यानी कि इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया और इसको फोर्स लगाया और साथ साथ आ रहा है ना, साथ साथ नहीं फिसल रहा है,
थोड़ा सा फिसल गया, लेकिन उसको मानो मत इग्नोर। तो ऐसे देखो, फिर से दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ना, देखो 7 7 7 7 है ना, मैं उल्टा भी कर रहा हूँ फिर भी ऊपर की तरफ आ रहा है। क्या है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इतना पर्याप्त है, ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इतना पर्याप्त है कि इसको खींच के ले आ रहा है। यानी ये बीच वाले को देखो, बीच वाले पे हमारा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, फिर भी ये आगे बढ़ रहा है ना। कौन फोर्स है वो? वही फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिसके कारण ये आगे बढ़ के जा रहा है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन में। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट हम इस केस पे चलेंगे ना, और हम 2-3 क्वेश्चंस भी बना के रखे हैं, तो देखते रहेंगे और करते रहेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन फॉर फ्रिक्शन, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो यहीं पे लिखते हैं ना, गिवन डेटा, गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा M1 5 kg, M2 20 kg, और हम जो फोर्स F लगाए वो कितना है 50 न्यूटन, और म्यू या म्यू एस का बात एक ही है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा के जाएगा। ठीक है, तो म्यू एस कितना है। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर म्यू एस नहीं भी लें, हम म्यू लेके चलते हैं, क्योंकि हम नहीं पता कि ये फिसलेगा या नहीं फिसलेगा। अगर नहीं फिसलेगा तो साथ में जाएगा, फिसल जाएगा तो पीछे गिरेगा, है ना। देखते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टैटिक कोफिशिएंट ना लेके, स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ना लेके हम लोग फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट लेंगे, यानी ओनली फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। तो ठीक है, हम लोग अपने से खुद डिसाइड करेंगे, कैलकुलेट करके आओ देखते हैं कैसे। जैसे कि हाँ, म्यू कितना है 0.4, म्यू 0.4 है, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है कितना 10 मीटर। ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सवाल करवाने जा रहा हूँ, ताकि फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कैसे कैसे वर्क होते हैं, यानी कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कैसा नेचर होता है। 3 ही तो नेचर है ना वर्क का, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले मैक्सिमम हम ये मान के चल रहे हैं, कि ये फोर्स लगा है और ये सारा एक साथ चल रहा है। ये हमेशा मान के चलो भैया, और हम भी ऐसे ही मान के चलते हैं। तो क्या हुआ कि साथ में चल रहा है, यानी कि इस पे फोर्स कितना, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो E बराबर F/m। तो यहाँ पे m टोटल होगा m1 + m2, है ना। तो F/m1 + m2, क्योंकि साथ साथ चल रहा है तो टोटल मास। ठीक है, देखो 50 न्यूटन, और कितना कितना हो गया 25 kg। कितना आया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, साथ में जा रहा है। तो अब ध्यान से चलो देखा जाए कि क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से m1 भी जा रहा है क्या, क्योंकि हम उस पर तो फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं एक्चुअल में, वो तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। तो m1 पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, वही होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो m1 के ऊपर देख लो, यहाँ पे ये है अपना m1, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम F मैक्स। ठीक है, F लिखते हैं ना, चलो मैक्स कर देते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो क्या होगा म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल होता है म्यू इंटू m इंटू जी। तो यहाँ पे वैल्यू रखो ना, देखो कितना 0.4, m कितना दिया है 5 kg, मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कितना आ गया अप्रॉक्स 50 20 200 ना 20 न्यूटन। हाँ 20 न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है बिटवीन m1 एंड m2 के सरफेस के बिटवीन, है ना। यही तो है सरफेस ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि ये फ्रिक्शन फोर्स
यानी इस M1 पर फ्रिक्शन फोर्स इधर ही तो लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला खींच रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे जब जाएगा तो यानी इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसको साथ में लेके जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यानी कि M1 पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, यही है F। बट अगर हम 20 से देखें तो 20 न्यूटन जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, और इसको ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट होने के लिए कितना फोर्स चाहिए, यानी इस M1 को एक्सेलरेट होने के लिए कितना फोर्स चाहिए, यानी कि F1 फोर्स कितना चाहिए, है ना। ये एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, देखो यहीं पे हमने निकाला था। तो क्या है कि M1 इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या होगा 10, यानी कि 10 न्यूटन चाहिए। और ध्यान से देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है 20 न्यूटन, यानी कि ये M1 साथ साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, जो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम 20 न्यूटन तक लगा जा सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी है 10 की। तो समझ में आ रहा है, यानी कि खूब आराम से वो चला जाएगा। चलो अब M1 को देख लो, M1 पे मैं अलग अलग दिखा दूं ताकि कंफर्म रहे। फ्रिक्शन फोर्स कितना 10 न्यूटन से काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम ही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, यानी ये फिसलेगा नहीं। ठीक है, तो अब जब बड़ा वाला फ्रिक्शन ये रहेगा M2 जो है M2, उस पर कितना, देखो ये तो फोर्स F इधर लग रहा है ना, बट फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, इतना ही भाई। इस पे जितना फोर्स फ्रिक्शन इतना लगेगा उतना ही तो इस पे अपोजिट में लगेगा, तो वही होगा 10 न्यूटन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होंगे, दोनों फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टैटिक फॉर्म में उसके साथ साथ चला जा रहा है ना। तो स्टैटिक ऑन M1 एंड वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M2, क्वेश्चन मार्क है ये दोनों। हाँ, अब फिर वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम। सर सिस्टम क्या है बताते हैं। सिस्टम यानी कि ये पूरे सिस्टम पर वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि M1 पर, पहला यही क्वेश्चन है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1। ठीक, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1 यहीं पे निकाल लें। फार्मूला ऑफ द वर्क डन, फार्मूला ऑफ वर्क डन F डॉट डी कॉस थीटा, फार्मूला ऑफ वर्क डन यू नो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच के एंगल का कास, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही इस पे देख लेते हैं, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर तक, यानी 10 मीटर तक ही लेके गए हैं, उसमें देखा जा रहा है वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो कितना होगा, यानी कि पहला पे है तो F1 ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1 सो 1। अब कितना फोर्स 10 न्यूटन लिख दें वैल्यू के साथ या बिना वैल्यू, ठीक है। चल डी का 0, ध्यान से देखो Fs इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा 10 मीटर जो है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल 0। सो कास 0 की वैल्यू, सॉरी -1 नहीं होगा 1 होगा, कास 0 की वैल्यू +1 होता है, 180 की वैल्यू माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 10 न्यूटन और ये 10 मीटर, कितना आया 100 जूल आया। ध्यान से देखो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो वर्क डन बाई सेकेंड, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन M2 कितना Fs डी डिस्प्लेसमेंट कास 180। कैसे भाई साहब ये कैसे हो गया 180? ध्यान से देखो, हमें इस ऐप से मतलब ही नहीं है, हम तो फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन निकाल रहे हैं, इस फोर्स से हमें नहीं लेना देना। हम जब इसकी बात करेंगे तो करेंगे भाई, है ना। तो देखो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में,
और डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। और काश 180 की वैल्यू ही होती है -1, तो पूरा का पूरा वर्क डन आ जाएगा माइनस में, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 गुणे 10 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 100 जूल। बट -1 का भी तो मल्टीप्लाई होगा, यानी ये माइनस माइनस ये हो गया, वही यही चीज़। ठीक है, तो अब क्या है कि ये देखो निगेटिव में आया, यानी कि वर्क डन जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगा है, वो जो वर्क डन किया है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पे वो निगेटिव में किया है और इस पे पॉजिटिव में। ठीक है, तो देखो अब सेम, यानी कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम, यानी कि ये दोनों ही तो सिस्टम है, सिस्टम होता ही है, मल्टीपल पार्ट्स को जब मिला दिया जाए उसको बोलते हैं सिस्टम। तो यहाँ पे दोनों को मिला दो, यानी कि वर्क को हम जोड़ सकते हैं, यानी टोटल फ्रिक्शन फोर्स यानी टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, देखो ये माइनस है, ये प्लस में है, यही तो पहले आया था प्लस माइनस, यानी कि टोटल। तो यहाँ पे बड़ी अमेजिंग बात आई एक, ध्यान से समझो इस बात को और इसको नोट बना के लिख लो। नोट में ये लिख लो कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड जीरो। नोट 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 लिख लो, लिख लो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, यानी कि ऑल 3 टाइप ऑफ नेचर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मिलता है हमको, तीनों नेचर मिल गया वर्क का। और जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ध्यान से देखो तो इंटरनल फोर्स है, हम बाहर से उसको ला ही नहीं रहे हैं। जब हम कुछ कर रहे हैं, इधर हलचल मचा रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं, तो अपने आप जनरेट हो जा रहा है, 2 जिसमें 1 जान साथ में जाने के लिए, है ना। ठीक है, अपने प्रेमिका को पकड़ दे से तो मेरा दिमाग कहीं और चला गया, आ गया टू द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम है ये ऑलवेज जीरो होगा, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से। यानी नोट करके एक पॉइंट और लिखो कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है सिस्टम पर। पूरे सिस्टम को देखा जाए इक्वल एंड अपोजिट, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम, यानी नेट फ्रिक्शन फोर्स जीरो लग रहा है और सिस्टम पर टोटल देखना एक पे नहीं तो गड़बड़ जाएगा, सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड केस को देखते हैं। सेकेंड केस याद करो, जो टाइल्स लेके बनाया था अभी सेकेंड केस, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि यही डेटा देना है ना। तो यहाँ पे इतना ही मिटा रहा हूँ मैं, और ये फोर्स जो है वो इस फोर्स को इस फोर्स पे लगा, इतना। यही तो सेकंड केस हमने किया था, अभी टाइल से चुरा के लाया था, उस पर बनाया था और दिखाया था कैसे हो रहा था, है ना। जब इसको मैं खींच रहा था ये तो स्मूथ था एकदम सरफेस, तो फिसलते जा रहा है मक्खन की तरह, लेकिन भाई ये बोला कि ना भैया हम जाएंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे सनम, यानी इसको साथ साथ लेके चल के जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये तो ये अब लेके जा रहा है लेकिन ये भी है, यानी इस पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर जाएगा। अब ये बताते हैं, तो आगे मैं इस पर डेटा देख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे जो वैल्यू चेंजेस हैं थोड़ी बहुत, तो हम चेंज भी करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, ये यस, यानी कि M1 जो दिया हुआ है वो 5 ही है यार, झूठे मिटा दिया मैं तो, बड़ा क्या मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब मैं कॉपी वॉपी देखने लगता हूँ। ठीक है, तो सेकंड कितना है 10, फोर्स जो लग रहा है वो 30 न्यूटन है, यानी मेन यही है, और उधर म्यू सही है, म्यू उतना ही, डिस्प्लेसमेंट लिखा ही नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है
10 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1 एंड M2 और सिस्टम, यही हम देखने जा रहे हैं। क्यों हम सिर्फ और सिर्फ इससे नहीं देख रहे हैं सर, जो ये F है उससे हम क्यों नहीं देख रहे हैं? इसीलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमें वर्क डन बाई फ्रिक्शन देखना है यहाँ पे। वो सब तो हमने पहले का देख लिया है, उसमें तो तुरंत मल्टीप्लाई कर दो, F इंटू ये हो गया खत्म काम, ठीक है। तो चलो है बहुत आसान, बस यहाँ पे आपका जनरल कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ। तो आओ आगे देखते हैं हम लोग कि फिर से वही चीज़ हम ये एक्सेप्ट करके चलेंगे कि ये जब हम खींच रहे हैं तो ये साथ में भी जा रहा है। देखते हैं, कंफर्म करते हैं, तो क्या होगा कि इस पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए? तो देख लो भैया, एफ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही तो एफ मैक्स होगा ना, ठीक है, OMG, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स देख लेते हैं, यानी कि म्यू mg, अरे वो 50 होगा, यानी कि म्यू mg कितना 0.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है, 1 kg मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया? ये भी 20 न्यूटन, यानी कि 20 न्यूटन ही है। फ्रिक्शन फोर्स तो ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो अब हम आते हैं इधर कि ये जो सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो साथ में जाने के लिए बात कर रहे थे हम, तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो इस बात को कि फ्रिक्शन फोर्स तो हमें मिल गया, और हम यहाँ पे देखने ये जा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो F बटा के F बाई M1 प्लस M2 पूरा मास, तो जोड़ दो वहीं पे, देखो 5, 10, 15, तो हम पहले M लिख लें क्योंकि यहाँ पे 30, अरे यार न्यूटन है, इधर है 15 kg, क्यों 5 + 10 आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेम वाला ही डेटा मैंने लिया था क्योंकि 2 इसमें भी आया है ना। तो चलो अब इसको देखो, तो जो इस पर कितना फोर्स की ज़रूरत है, गलत बात, हमको उससे फोर्स, उस पर तो खुद ही फोर्स लग रहा है, यानी इस पर कितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत है जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से जाए। हाँ, तो आओ इस पे देखते हैं, यानी कि F2, यानी इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वही, लेकिन हम F2 मान के चल रहे हैं, यानी इस पे कोई ऐसा फोर्स लगाया जा रहा है जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको लेके जा रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। तो M इंटू M2 इंटू A, M2 इंटू A, यही तो होगा यार, देख लो भाई, क्योंकि ये साथ में जा रहा है ना, जा रहा था, हम दिखाए थे, वही हम केस लेके चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे 10 kg और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 20 न्यूटन ही चाहिए। इस बार मामला हो गया बराबर पे, एकदम आ गया, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना है? 20 न्यूटन, इधर गया, इधर, और इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए इस ब्लॉक को M2 को कितना न्यूटन का फोर्स का रिक्वायरमेंट भी है? 20 का ही, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपने मैक्सिमम पे वर्क करेगा, स्टैटिक वाला, है ना। तो अब देख लेते हैं, अब इधर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होगा, यानी कि ये दोनों बराबर है, यानी कि साथ साथ जाएगा, ये दोनों बराबर है। ये अगर कम होता तो ये फिसलने लगता है, उसका बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है, अभी बराबर पे है, चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। अगर ये फोर्स इस फोर्स से कम रहेगा तब तो ठीक है भाई, जाएगा साथ साथ, लेकिन अगर ये फोर्स कम आ गया और ये ज़्यादा, तब मामला गंभीर होगा। वो वाला देखेंगे सेकेंड में, काइनेटिक वाला, जब फिसलने लगेगा वहाँ पे रगड़ाई हो जाती है, ठीक है। आओ, तो यहाँ पे हाँ, इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग, क्योंकि हमें पता चल गया है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इसको कितना चाहिए, 20, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये तो हमने टेस्ट करने के लिए किया था ना। देखो, तो इसको हम बना देते हैं, पहले बना देते हैं, बनाओ M1, ये फोर्स लगा, हमको इससे मतलब ही नहीं है भाई, हमको तो इससे मतलब है, यानी Fs यही है, अब Fs बन गया, F मैक्स यही लग रहा है, इसको एक्सलेट करने के लिए उतना ही लग रहा है, इसीलिए इतना ही इस पर भी अपोजिट में लगेगा, क्योंकि ये इस पर जब इसमें जब इसमें लगा रहा है फोर्स,
इसको लेके जा रहा है इसी घसीट के साथ साथ। तो इसका मतलब इसके ऊपर जस्ट उल्टा ये, यानी F वो भी मैक्सिमम के बराबर। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1, या फ्रिक्शन में बोलूँ तो समझ जाओ, ठीक है। तो कितना F ऑफ S इंटू डी इंटू कास 180 डिग्री, ये -1 कहोगे क्यों कास 180 डिग्री, तो फिर वही बात। अब इस बार M1 पे उल्टा लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और जा रहा है इधर, तो ये डिस्प्लेसमेंट नॉट, सॉरी इधर देखो ये है गलत 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स के बीच है 180 डिग्री, तो माइनस, यानी कि इसमें चलो 20 न्यूटन माइनस कर दो मल्टीप्लाई, है डी 10 बराबर 200 जूल, और इस बार माइनस। अब वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M2 का यहीं पे बनाएंगे, चलो अब नहीं मिटाने वाला मैं। M2 देखो इस पे फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी यहाँ पे लग के जा रहा होगा ना, तभी तो इसको घसीट के लेके चला जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है 20। तो देखो यानी कि W वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M2 इज इक्वल टू WF2 इज इक्वल टू F ऑफ S इंटू डी। अब देखो भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी काश इनकी वैल्यू होती है, नॉट माइनस, हमारा दिमाग हो गया थोड़ा सा आउट, ठीक है 1 प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे 20 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट 10, ये है 1 बराबर 200, तो ये देख लो इधर ही नीचे नहीं दिख रहा होगा, 200 जूल। कितना आया है, प्लस में आया है, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ, इस पे ही तो लग रहा है, साथ में जा रहा है, साथ में घसीटते हुए, ठीक है ठीक। तो अब देखो ये हो गया, यानी कि सेम वर्क डन मिल रहा है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यानी कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम, फिर नेट ज़ीरो, यानी वही मैंने नोट लिखवाया था पीछे, मेट दोनों को ऐड करोगे तो एक 200 है, वो भी माइनस के साथ, और दूसरा यानी कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0 0 0 ऑलवेज 0, ठीक है। इससे क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन कैसे होता है। अच्छा ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद आ गया, कूली का केस जो मैंने पीछे बताया था, इस लेक्चर में भी बात करूँगा अभी। तो चलो उस पर मैं क्वेश्चन करें या ना करें, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊँगा, है ना। तो इसको पहले मिटा लूँ, उसके बाद बताता हूँ कि बात कर लें पहले, चलो। अच्छा फिगर भी थोड़ा ड्रा करते रहेंगे ना, मिटा लें। फॉर्मूले को तो यहीं रहने दे, ताकि थीटा थोड़ा सही से लिखो यार, क्या लिखते हैं हम, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सब लोग डी को लिखते हैं डिस्टेंस, हम बोलते हैं, मैं थोड़ा उल्टा चल जाता हूँ ना, है ना। मैं बोल देता हूँ कि ये है डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा अच्छा लगता है डी डिस्प्लेसमेंट, और सब लोग ऐसा डिनोट करते हैं एस, ठीक है फाइन। चलिए क्या है कूली वाला केस हम लोग लेते हैं। क्या करते थे हम लोग कि बताया था मैंने कि स्टेशन पे तुम अपना सामान लेके उतरे, बगल में कूली मिला, भाई आजा थोड़ा सा सहायता कर दूँ, है ना। तो मैं तो भैया नहीं हेल्प लेता हूँ, पहले नहीं लेता था क्योंकि पैसा नहीं हुआ करता था, अभी पैसा है तो सोचता हूँ कूली भैया को क्यों डिस्टर्ब करें, बेचारे को मेहनत करवा दें। तो कहोगे कि सर आप तो बड़े नौटंकी वाले आदमी हो यार, कह रहे हो कि हम क्यों मेहनत करवाएं उनसे, मेहनत नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से कमाएगा। बात तो सही है यार, तुम सोच रहे हो कि सर जी क्या हैं थोड़े कंजूस, पर ऐसा है कि नहीं है, जो समझ रहे हो वो है, हम बचा लेते हैं भाई जहाँ बचे। हाँ रियल में अगर सच में 2 हाथ से ज़्यादा हो जाए तो फिर कर लेते हैं, लेकिन हो जाए तो ले जाओ कि क्यों, ठीक है। तो हम तो कूली वाला केस चल ना। आओ तो क्या है कि
हम उतर गए नीचे, सामान वामान लेके ट्रेन से उतार लिए। कुली बोला भैया भैया हम ले चले क्या? हम कहें आओ भैया ले चलो। तो क्या हुआ, तो तुम्हारे जैसा कौन एक तो स्टूडेंट निकलेगा उसी में से, कहेगा सर कुली भैया लेके जा रहे हैं क्या, हमारा सामान उठा के रख लिए, चल रहे हैं। सामान का वेट डाउनवर्ड, यानी ये है हमारे कुली भैया, पकड़े हैं बोरा तुम्हारा, यहाँ पे बोरा है। तो कह रहे हो तुम मिल गए हमसे, हाँ? तो बोल रहे हो सर ये जो है ना इनका वेट कितना नीचे है, आप ही तो बताए थे कि इसका वेट नीचे होता है, और कुली भैया जो अपने सर से ऊपर लगा रहे हैं वो नॉर्मल, और जा किधर रहे हैं ये, सॉरी ये है डिस्प्लेसमेंट। तो सर आपको तो ऐसे लेके गए ये सामान आपका सारा। ओके भाई सही है ना। एक चीज़ और है जो कुली भैया को हम नहीं कहते हैं, क्योंकि वो लोग सामान लेके भाग जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, सारे कुली ऐसा नहीं करते यार, कोई भागता होगा, बट ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा कि मेरा सामान लेके कोई भागा हुआ है ना। ठीक है, तो चलो इधर आ गए हैं ना। डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, और कुली भैया सामान पे ये है एम, फोर्स कितना लगाए नॉर्मल ऊपर। तो क्या हुआ कि तुम बोल दिए कि भाई साहब देखो डिस्प्लेसमेंट इधर नॉर्मल उधर, आप जो लगा रहे हो 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, वर्क डन 0, और जो इसका वेट भी नीचे है यानी कि वेट फिर वही 90 डिग्री, यानी कि थीटा 90 डिग्री रखोगे फिर 0, यानी वर्क डन बाई कूली, वर्क तो 0 हो रहा है, लेकिन किस फोर्स से भैया। तुम कहोगे कि सर वर्क तो 0 कर दिए, तो हम वहीं पर पकड़ेंगे तुमको, पहले समझाएंगे तुम्हें कि भाई देखो वर्क तो सही बात है 0, लेकिन कैसे, किस वर्क फोर्स से। तो नॉर्मल फोर्स से वर्क डन जो है वो है 0, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे लग रहे हैं एंगल, और इसमें 90 डिग्री की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है। लिख ही देता हूँ मैं, cos 90 जाके पढ़ लेना, नहीं पता तो, पर पता होना चाहिए, जेई की तैयारी कर रहा है ना, जेई नीट के लिए। ठीक, दोनों एक साथ नहीं होता है, मुझे पता है भाई, जेई का नीट का अलग होता है, हम भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो क्या नाम है हाँ, तो यहाँ पे तो तुम बोलोगे सर कुली भैया तो वह क्या किए हैं 0, तो मैं कहूँगा यार तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन इतना पे तो कुली तो उड़ा ले जाएगा, क्योंकि मेहनत करके आया है ना। तो ये सब बोलने का नहीं, कान में बोल सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। तो अब देखो क्या है ना कि यहाँ पे तो सच में वो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स और वर्क डन बाई वेट ऑफ दिस ब्लॉक या जो भी सामान है ना लगेज, तो उस लगेज के वेट से जो भी है उससे भी वर्क डन तो 0 हो गया, ये तो बात सच है। लेकिन ये कुली भैया यहाँ पे जो जूता चप्पल पहन के चल रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ मामला है जो एनर्जी लॉस कर रहे हैं उनका। तो देखो क्या होता है, कहते हैं ना कि एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, ठीक है। उधर भी मत जाओ अभी ज़्यादा, हम तुमको समझाएंगे कि नहीं भैया सुनो, कुली मार देगा अगर बोला कि वर्क डन 0 किए पैसा क्यों दूँ, तो ऐसा नहीं है, पैसा देना पड़ेगा, काम तो कराओ, कैसे किया है बताता हूँ। तो देखो क्या है ना कि हम अर्थ पे चल रहे हैं, अर्थ पे जब ऐसे तुम चलते हो तो क्या होता है कि ध्यान से सोचो कि तुम अपने पैर से क्या करते हो, एक फोर्स है जो पीछे की तरफ लगाते हो, और अर्थ जो है वो एक फ्रिक्शन फोर्स, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स, और वो भी एक स्टैटिक होता है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा पैर फिसलता नहीं है भाई, फिसलेगा तो समझिए। तो फिर उसके बाद स्टैटिक ही फ्रिक्शन फोर्स है वो, और वो अर्थ से लगाया जा रहा है तुम्हारे ऊपर, और तुम अपने पैरों से लगाए हो, खुद ही जनरेट कर रहा है फोर्स, है ना, तुम नहीं, कुली भैया कर रहा है, मतलब हम भी चलते हैं यार सामान लेके, है ना। तो उस केस में क्या हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो लग गया, कुली भैया कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, कहोगे कि भैया मास्टर साहब, सर जी सुनिए, इधर तो कुछ गड़बड़ हो गया, मामला ये गड़बड़ हो रहा है कि हम चल रहे हैं तो एक तो पैरा उठा ले रहे हैं फिर चल रहे हैं। तो मैं बोलूँगा अरे बाबू जब तुम चल रहे हो ना, तो एक तो पैरवा जैसे ही उठा रहे हो तो एक तो लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, पैरवा नहीं लगा रहा है, पैरवा तो अपना फोर्स लगा रहा है पीछे, सरफेस ऑफ अर्थ वर्किंग ऑन फ्रिक्शन। ये यार अंग्रेजी बोलने में मामला गड़बड़ा गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, बोल लेते हैं थोड़ा अंग्रेजी, बट रुको बताते हैं। क्या नाम है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स अर्थ के सरफेस से लगेगा तुम्हारे पे ना, वो क्या है, लग रहा है, और जैसे ही तुम इसको उठाओगे दूसरा रख दोगे फिर लगेगा। तुम कहोगे कि सर जब दौड़ते हैं तो नहीं ऐसा होता है, बात तुम्हारी सही है भाई, जब फास्ट दौड़ते हैं ना उस केस में नहीं होता है, थोड़ा बहुत माइनर सा, बट मैक्सिमम टाइम तुम्हारा पैर टच करेगा ही, और फ्रिक्शन से आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो अभी इसको मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी जनरेट होता है, क्योंकि बड़े मज़ेदार चीज़ है, कोई बोलता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता इस पर, है ना। मैं करूँगा और सारा कुछ क्लियर करके जाऊँगा इसका। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक ही बना दे क्या, ठीक है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से वो एक ही लेक्चर बना दे क्या, ये सोच रहा था मैं। मेरे दिमाग में उल्टा सीधा चलता रहता है, लेट हो जाती है वीडियो, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, कौन, अर्थ तुम्हारे ऊपर, तो तुम भी तो उसके खिलाफ लगा रहे हो ना बाबू, वर्क नॉट वर्क फोर्स, और वही फोर्स इधर लगता है, यानी कि तुम इसी पर इस पे भी वही लग रहा है, बारी बारी से लगेगा, बारी बारी से स्टेप वाइज सेम, और इस पर सेम एक फोर्स तुम यहाँ से अप्लाई करोगे, और वो क्या है, मसल्स फोर्स, मसल्स के द्वारा तुम्हारे लगाया गया फोर्स है, ठीक है। तो उससे वर्क होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कुछ उधर हो रहा है और तुम इधर एक फोर्स लगा रहे हो, तो देखो 180 डिग्री बनेगा, मतलब माइनस, तो माइनस में एक वर्क होगा, और माइनस का जब वर्क होता है तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि इस केस में क्या होगा कि एनर्जी लॉस होगी, और वही कूली भैया की एनर्जी लॉस हुई है। और यहाँ पे भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव हो रहा है कूली पर, और कूली तुम्हारा सामान लेके जा रहा है ना, लेकिन कूली भैया का जो भी अपना है खाया पिया हुआ, बेचारे बड़े मेहनत करते हैं ना। तो वो जो फोर्स लगा रहा है वो निगेटिव में हो रहा है, और नेगेटिव वर्क डन है, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी। अगर नेगेटिव वर्क डन होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। जब नेगेटिव वर्क होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ है कि नेगेटिव वर्क किया कूली भैया ने खुद से मेहनत करके, यानी अपने आप पे ही जो फोर्स लगाया उससे वो अब निगेटिव हुआ, यानी लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा है क्या कि जब नेगेटिव वर्क होगा तभी हमारी एनर्जी लॉस होती है, अब जब पॉजिटिव वर्क होगा तो नहीं। जैसे कि तुम यहाँ पे खड़े हो गए और ले लिए एक बॉक्स लगे ढकेलने, तुम बोले कि हम इसको 10 न्यूटन से लगा दिए, 10 मीटर तक लेके गए हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, वर्क कितना आया, 100 100 जूल। कहोगे कि तो पॉजिटिव यानी वर्क नहीं हुआ क्या, लॉस नहीं एनर्जी हुआ क्या। तो ध्यान से समझो कि ये जो ब्लॉक पे तुम धक्का दे रहे थे, तो वर्क डन बाई जो तुम फोर्स लगाए थे इधर 10 न्यूटन ऑन द ब्लॉक इज पॉजिटिव, हिलेगा खोपड़ी। ध्यान से फिर से, जब हम ब्लॉक ऐसे लगाएं तो वर्क डन बाई दिस फोर्स ऑन द ब्लॉक, और फोर्स हमें लगाए हैं, ठीक है, तो वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा। बट एक चीज़ ध्यान से देखो कि तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है, हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हमारे यहीं जब हम ऐसे लगा रहे हैं तो क्या एक्चुअल में ये जो है ये क्या है, मकसबा, यही ब्लॉक, ये तुम्हारे हाथ पे ऐसे धक्का देते तो वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो ये तुम पे भी इधर की तरफ 10 न्यूटन धक्का मार देगा बाबू, और जैसे ही वो इधर मारा धक्का तुम्हारे पर खुद पे ऊपर 10 मीटर तुम लेके गए, एंगल बना 180, यानी माइनस में माइनस ही देख लो, 10 न्यूटन इधर 10 मीटर तक गया तो ये 180 डिग्री बना, आकाश 180 डिग्री के माइनस में 1 होता है तो माइनस में आएगा आपका जो भी है, और उतना ही आएगा। तो इसीलिए एक्चुअली में जो हमारी एनर्जी लॉस होती है वो इसी माइनस वर्क डन की वजह से हो जाती है। बट दैट्स फाइन कि आई वर्कड ऑफ 100 जूल बिकॉज आई लॉस्ट माई 100 जूल एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी। कहाँ से है, बायोलॉजी पर बता देंगे भाई, जाओ नीट के पढ़ाई करोगे उसी में बता देगा। IIT JEE का पढ़ाई कर रहे हो तो फिर इससे आगे बढ़ो, उधर का टेंशन लेना ही नहीं, कहाँ से एनर्जी हमारे शरीर में आई, उनके पास टेंशन लेने दो, है ना, डॉक्टरों को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें लग रहा है कि आपका क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू, स्टैटिक का हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जय हिंद। मैंने गलत बोल दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए जय हिंद बच्चों, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जो भी है करते हो यार, ठीक है, टेक केयर।